लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है, जिन्होंने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन में बैठा, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की विजय थी। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। इसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू शासक थे, जिसमें आते हैं राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद और राय दादू। इसने बहलोल सिक्का चलवाया था। उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया। इसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जयवंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1479 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन में बैठा। वह बहलोल वंश का महत्तम शासक था। 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के धैर्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नगर बसाया था। उसने उसको राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार, न्यायप्रिय शासक था। इसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए थे। नाप का पैमाना गज-ए-सिकंदरी उसी के समय प्रारंभ हुआ था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। इसने मुहर्रम में ताजिए निकलवाना बंद कर दिया। पीरों और संतों की मज़ार पर मुस्लिम महिलाओं के जाने पर रोक लगा दी। इसके समय में योग्य व्यक्ति की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह के पश्चात उनसे सामने प्रस्तुत किया जाता था। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया था। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदरी की रचना की गई थी। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात अर्थात संपत्ति कर को समाप्त किया था। 1518 में महाराणा सांगा एवं इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। बाबर के योग्य सेनापतित्व एवं श्रेष्ठ युद्ध नीति एवं तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु उपरांत लड़ा और एक सैनिक की भांति मर गया था, है ना। नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया। नेक्स्ट आते हैं लोधी वंश से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित सुल्तान शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के थे लोधी। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। 1551 में इसने अपने वंश की स्थापना की थी और 1551 से 1526 तक शासन रहा है। लोधी शासक में अंतिम शासक आते हैं इब्राहिम लोधी, जो 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित होकर बाबर के हाथों मारे गए थे। अब आते हैं दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन की प्रमुख सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले आएंगे बहलोल लोधी, फिर सिकंदर शाह लोधी और फिर आते हैं इब्राहिम लोधी। तो पहले आते हैं हमारे उपरोक्त में थे अफगान शासकों में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही क्रम है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी सही है। ये जो चित्र में दिखाया गया है लोधी सुल्तानों का काल बताइए, तो इसमें कौन है? बहलोल लोधी का जौनपुर वाला क्षेत्र है पूरा। फिर आते हैं राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो खतौली के युद्ध में। कहाँ है? खतौली के युद्ध में खता हो गई थी महाराणा प्रताप से बहलोल लोधी के साथ। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया? अब उसे आगरा कहा गया है। तो ये है सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के धैर्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक
नवीन नगर बसाया था, उसने अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय प्रारंभ हुआ था। गुलरुखी नाम से वह कविता लिखता था। किस मध्यकालीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने के लिए और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो यह सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना की है सिकंदर लोधी ने। निम्नलिखित में से गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की है? तो आगरा की स्थापना की है सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट आता है हमारे क्वेश्चंस में 10। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर लोधी ने अनाज के ऊपर से जकात हटा दिया था। सिकंदर लोधी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन चलाया था, जिसे गज ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह और अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक किया था। इन्होंने अपने शासनकाल में इस गज सिकंदरी का प्रारंभ किया। सुल्तान सिकंदर लोधी ने अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। सभी इतिहासकार इसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। दिल्ली पर शासन किया गया है तो उनका सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आते हैं गुलाम, फिर उसके बाद आते हैं खिलजी, फिर आते हैं सैयद और फिर सबसे लास्ट में आते हैं लोधी। गुलाम वंश अर्थात मामलुक शासक का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा है। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा है। सैयद 1414 से 1451 तक आए। फिर लोधी आते हैं 1451 से 1526 तक। निम्नलिखित में से गुलाम वंश का कौन नहीं था? तो बलबन गुलाम वंश से था। इल्तुतमिश भी था, ऐबक भी था, लेकिन इब्राहिम लोधी वंश से हैं। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की शासन के लिए जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहे। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहे। बलबन 1266 से 1286 तक रहे। और जबकि जो इब्राहिम लोधी हैं लोधी वंश के शासक हैं, जो कि 1517 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया है। नेक्स्ट आता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। इनके पिता संगम के नाम पर इनके वंश का नाम संगम वंश था। हरिहर और बुक्का काम्पिली राज्य के मंत्री थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब काम्पिली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में इन्होंने तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय लिया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ काम्पिली आए और इन्होंने काम्पिली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू धर्म अपनाया और विजयनगर को स्थापित करने के लिए हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य एवं वेदों के प्रसिद्ध भाष्कर सारण से दीक्षा ली। इस साम्राज्य के 4 राजवंश थे। संगम वंश जो कि 1336 से 1485 तक है। सालुव वंश जो कि 1485 से 1505 तक है। तुलुव वंश ये 1505 से 1570 तक। और नेक्स्ट आता है आरवीडू वंश, ये ने लगभग 300 सालों तक शासन किए हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगोड़ी, विजयनगर, वेनुगोड़ा और चंद्रगिरी रही हैं। 1352 से 1353 में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार शवल के नेतृत्व में और दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन ने आड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल किया। अपनी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक सिंहासन में बैठा। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली और कांची आदि प्रदेशों को जीता था। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला था। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। फिर आते हैं चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह शालूब ने संगम वंश के अंतिम शासक पूर्ण देवराय को पदच्युत करके
1485 में सिंहासन पर अधिकार किया और एक नवीन राजवंश शालू वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह शालूप के पुत्र इमाडी नरसिंह शालू वंश के अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार किया। तुलुव वंश की नींव डाली। 1509 में उनकी मृत्यु के बाद उनका अनुज कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक सिंहासनसीन हुआ। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देवराय था। इसने 1529 से 1542 तक शासन किया है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध गोलकोंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। इसने कुतुब शाही सेना पराजित हुई थी। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। इस शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। इनकी प्रमुख रचना में आती है अमुक्तमाल्यदा, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। इसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके समय पर पुर्तगाली यात्री डिमेगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। महाभारत के तेलुगु अनुवाद के कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नयन ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में एरियन के द्वारा पूरा किया गया था। तो महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किसने किया है? नन्नन ने किया है 11वीं शताब्दी में, फिर 13वीं में टिक्कन ने किया है और 14वीं शताब्दी में एरियन के द्वारा किया गया है। ये तीनों ही तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकर सारण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला है। जनवरी 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय 1542 से 1570 तक था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। आर्यवीडु वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को आपदस्थ करके पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम था। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक बना। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा बोडियार के समकालीन था। इन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य में राजस्व का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्यतः भूमि राजस्व की दर उपज का 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। शिष्ट अर्थात राय रेखा नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 या अष्टवन या अथवन कहा गया है। हम्पी के खंडर वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल के बने हुए विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित हैं। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय ने कराया था। यह मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्वर स्तंभ हैं, जो कि संगीतमय स्वर निकलते हैं। नेक्स्ट आते हैं विजयनगर से संबंधित प्रश्न। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में की गई थी। इनके पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा था और हरिहर और बुक्का कामपिली राज्य के मंत्री थे।
विजयनगर राज्य के संरक्षक या संस्थापक कौन है? तो ये हैं हरिहर और बुक्का। निम्नलिखित में से राज्यों में से दो भाई हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की है? विजयनगर राज्य की स्थापना की है। निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो ये हरिहर प्रथम के द्वारा। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नगर विजयनगर की स्थापना की थी। उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में उसने इस राज्य का शासन का दायित्व लिया था। इसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता भगवान विरूपाक्ष की है। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किसने किया है? तो ये गंगा देवी के द्वारा किया गया है। मधुरा विजयम इनके द्वारा लिखी गई है। 1352 से 1353 में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय की 2 सेनाएं भेजी थी, एक कुमार शावल के नेतृत्व में तथा दूसरी सेना कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन ने आड्यार ने मदुरा को जीता और उससे विजयनगर में शामिल कर लिया। उनकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय के प्रथम पुत्र थे। विजयनगर के उस शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनी से गोवा छीना था। तो ये हैं हरिहर प्रथम, नहीं सेकंड। कौन है? हरिहर सेकंड है। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक शासन सिंहासन में बैठा। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने कनारा, मैसूर, तिरुचिन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता था। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला था। बहमनी राज्य से भी संघर्ष किया था। 1377 में मोहम्मद सुल्तान मुजाहिब ने अपने राज्य उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से वेलगांव और गोवा छीनना था। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। नीचे दिए गए कुछ विचार हैं, उनमें सही बताना है। ओके। नरसिंह शालूम ने संगम वंश के अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर शालू वंश का आरंभ किया था। तो ये सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम शालूव शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना था। ये भी सही है। वीर नरसिंह के उत्तराधिकारी उनके अर्जुन कृष्णदेवराय थे। ये भी सही है। कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देवराय थे। तो ये भी सही है। पहले आते हैं नरसिंह शालू, फिर आते हैं वीर नरसिंह के बाद आते हैं अर्जुन कृष्णदेव राय के बाद आते हैं उनके भाई अच्युत देवराय। चारों ही सही हो जाएंगे। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह शालूम ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत किया और 1485 में सिंहासन पर अधिकार किया। एक नवीन राजवंश शालू वंश की स्थापना की गई। इन्होंने 6 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने नरसिंह शालूब के पुत्र इमाडी नरसिंह शालू वंश के अंतिम शासक को पद से हटाकर सिंहासन पर अधिकार किया। तालुब वंश की नींव डाली और तुलुब वंश की नींव डाली थी। 1509 में इनकी मृत्यु के बाद उनका अनुज कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक सिंहासनसीन रहा। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी उनका चचेरा भाई अच्युत देवराय था, जिन्होंने 1529 से 1542 तक शासन किया है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकोंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध गोलकोंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकोंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर अधिकार किया। वरांगल, कोडविदु आदि के किले जीते थे। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। इसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई थी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज
कौन थे? तो अष्टदिग्गज ये 8 तेलुगु कवि माने जाते हैं, कृष्णदेवराय के दरबार में थे। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का वाल्मीकि युग माना जाता है। इनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते हैं। इसलिए इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेंडुना सर्वप्रथम हैं, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी प्रमुख रचना है स्वरोचित, संभव और मनुचरित। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक हैं। उनकी प्रमुख रचना में आमुक्तमाल्यदा थी, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक थी। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय को कला एवं निर्माण कार्य में भी रुचि थी। इन्होंने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कृषि आंध्र भोज भी कहा जाता है, तो आंध्र भोज कहे जाते हैं कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज किस राजा से संबोधित हैं? तो ये कृष्णदेवराय से संबंधित हैं। अष्टदिग्गज 8 कवियों की सेना थी। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेवराय के द्वारा नागलपुर नगर की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए सही चयन कीजिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना की है, सही है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इनके दरबार में अल्लासानी पेंडुना नामक राजकवि सुशोभित थे, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में ज्ञाता थे। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहले दोनों सही हैं। कृष्णदेवराय का शासन विजयनगर में साहित्य के क्लासिक युग कहे जाते हैं। इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान सुशोभित थे। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि थे। इनकी रचना है आमुक्तमाल्यदा, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। इनके दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु कवि रहते थे। इनमें प्रमुख आते हैं अल्लासानी पेंडुना, राजकवि सुशोभित करते थे। ये तेलुगु कवि हैं, जो कि संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी प्रमुख रचना में आती है स्वरोचित, संभव और मनुचरित। विजयनगर के प्रसिद्ध हजारा मंदिर की किसके शासनकाल में निर्मित किया गया था? जो हजारा मंदिर है, इसको बनवाया गया था कृष्णदेवराय के समय। विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है, इसको कृष्णदेवराय के समय बनवाया गया है। अब्दुल रज़ाक विजयनगर कब आया था? तो यह देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में 1422 से 1446 के बीच में विजयनगर आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये आए हैं देवराय द्वितीय के शासनकाल में। निकोलो कोंटी कौन थे? तो निकोलो कोंटी यह इटली के एक यात्री हैं, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी एक इटली यात्री हैं, जिन्होंने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी ने नगरों और बनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार दिवाली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इन्होंने दास प्रथा का विस्तृत वर्णन दिया है। निकोलो कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास थे। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते थे, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता था। पुर्तगाली लेखक नीनूज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं किस क्षेत्र में निपुण थीं? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र या लेखाकरण और भविष्यवाणी। तो ये महिलाएं सभी में निपुण थीं। पुर्तगाली यात्री न्यूनूज विजयनगर के शासक अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा पर आए थे। वह कुछ समय तक अच्युत राय के दरबार में भी रहे। न्यूनूज घोड़े का व्यापारी था। न्यूनूज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता, संगीत, नृत्य में निपुण होती थीं। राज्य प्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में भी ले जाते थे। निम्नलिखित में से कौन महाभारत में तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो तेलुगु का अनुवाद किया है नन्ने
जिन्होंने महाभारत लिखी ना, महाभारत का तेलुगु में किया है ननई के द्वारा और टिक्कन के द्वारा, कंबन के द्वारा रामायण लिखी गई है। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में ननई ने किया था, 13वीं शताब्दी में टिक्कन ने किया है, 14वीं शताब्दी में एयरन के द्वारा किया गया है। ये तीनों ही तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में जाने जाते हैं। वैदिक ग्रंथों के महाभाष्य या भाष्यकार सारण को आश्रय किसने दिया है? तो भाष्यकार है सारण, इनको आश्रय दिया गया है विजयनगर के राजाओं के द्वारा। सारण को हरिहर और बुक्का के ये गुरु माने जाते हैं, है ना। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सारण को विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त है। संगम के 5 पुत्रों ने, जिसमें हरिहर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख इनके दक्षिण पट पर विजयनगर शहर और राज्य की नींव डाली थी। इस साहसिक कार्य में इन्होंने तात्कालिक प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु विद्वान माधव विद्यारण और उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सारण से प्रेरणा मिली थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सारण निम्नलिखित में से किस काल में सक्रिय थे? तो ये संबंधित हैं विजयनगर साम्राज्य से। किससे? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्यरोहण को, अब 500 वर्ष गुजर गए हैं, तो ये हो जाएंगे कृष्णदेव राय की राज्यरोहण को 500 वर्ष गुजर गए हैं। कृष्णदेव राय का राज्यरोहण 1509 के समय हुआ था। उसने 1529 तक शासन किया है। यह विजयनगर साम्राज्य के महानतम राजा थे। भारत के महान शासकों में से एक थे। हरिहर प्रथम ने 1336 से 1356 तक शासन किया है और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय ने कुलोतुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोतुंग प्रथम 1070 से 1120 तक चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम का प्रपुत्र था। इसमें सही आंसर यदि 2008 में देखा जाए तो कृष्णदेव राय सही हो जाएंगे। 1565 में कौन प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? कौन सा हुआ था प्रसिद्ध युद्ध? तो ये है तालीकोटा का युद्ध, जो कि 565 में हुआ था। 565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण किया और विजयनगर को परास्त कर दिया। इस संयुक्त सेना में केवल बराड़ शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी या तगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, जो कि 1542 से 1570 तक रहे हैं, किंतु वास्तविक शक्तियाँ उनके जो मंत्री हैं राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। इसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया था, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निज़ाम ने उनसे हाथ से राम राय की हत्या कर दी थी। किसने की है? हुसैन निज़ाम शाह के द्वारा की गई है। सन 1565 में कौन सा युद्ध हुआ है? तालीकोटा का युद्ध हुआ। राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी इसको कहा जाता है, राक्षस टंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें बरार नहीं था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? 1565 में ये हुआ था। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। अराविडो वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को आपदस्थ करके पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक बना। इन्होंने चंदगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। वेंकट द्वितीय ने विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा बोडियार के समकालीन थे। इन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ का भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, अर्थात भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यावसायिक और व्यापारिक कर, उद्योगों पर कर लगाए जाते थे। सामाजिक और सामुदायिक कर, अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड, राजस्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण
स्रोत भूमिकर था, जिसे शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दरें नियत होती थीं, तो ये सही है। कारखाने के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्रित करने के लिए अठावनी नामक एक अलग विभाग बनाया था। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। सिंचित, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दरें उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश थी, जिसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश प्राप्त भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर देना होता था। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये हो जाएगा हम्पी के खंडर। हम्पी के खंडर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो हम्पी से मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य के अवशेष। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इनका नाम है बुक्का प्रथम। किसके द्वारा? बुक्का प्रथम के द्वारा चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। इस शासक कार्य में हरिहर बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सारण से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम 1356 से 1377 तक रहे हैं। इन्होंने 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किनके दरबार में थे? जो श्रीनाथ है वह देवराय प्रथम के द्वितीय के दरबार में थे। देवराय द्वितीय के दरबार में थे श्रीनाथ जी। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय, जो कि 1422 से 1446 तक के दरबार में रहे हैं। वे कोंडाविडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे हैं। सिंगार निषिद्धम इनकी प्रमुख कृति है। सिंगार निषिद्धम। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? तो ये है विजयनगर कल्याण मंडप। मंदिर के निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक स्त्रोतों या उत्सवों के साथ देवी देवता की प्रतिमा कल्याण मंडल में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें देवी विवाहों का आयोजन किया जाता था। प्रसिद्ध विठ्ठल मंदिर में, जिसमें 56 तक्षित स्वर संगीतमय स्वर निकलते हैं, स्तंभ हैं, तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, वह कहाँ पर है? तो ये है हम्पी में स्थित है विठ्ठल स्वामी का मंदिर। विठ्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय के द्वारा 1509 से 1529 में कराया गया। यह मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।